हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी एनपीसीएल। एनपीसीएल की फ्रेंचाइजी का सिस्टम। एनपीसीएल की फ्रेंचाइजी का क्या सिस्टम होता है, हम कैसे फ्रेंचाइजी डेवलप कर रहे हैं और कैसे गांव में रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं, ये सारी चीजें अभी आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है। यस लिखिए, चैट बॉक्स में यस लिखिए अगर आपको विजिबल हो रही है तो यस लिखिए। ओके 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 ओके। चलिए, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, आपको दिख रही है? ओके, ठीक है। चलिए, बात करते हैं सपनों का भारत। हमारा भारत यानी कि हमारा देश भारत, सपनों का भारत, उन लोगों के सपनों का भारत जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और अपने देश को आजाद आजाद बनाए रखने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत अपना बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने आप को देश के लिए न्योछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों को क्या उम्मीद थी भारत से? यानी कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था या मुगलों से लड़ाई लड़ रहा था, या उनको उसके पहले भी जितने भी आक्रांत आए उनके सामने जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने भारत को कैसा सोचा होगा, किस प्रकार से उन्होंने देखा होगा कि मेरा भारत, हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने कब सपने में कैसा देखा होगा, तो उनके सपनों का भारत आज नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर बनाना चाहते हैं हम तो किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। इन विषय पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन विषय पर हमने काफी समय बात की है, काफी वीडियोज हमने, काफी चीजों, काफी मीटिंगों में हमने बात की है उसमें। तो आज हम करते हैं बात की सपनों का भारत बनाने के लिए हमने क्या प्लान बना रखा है। हमारा मतलब, हमने मतलब नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, गौ गीता ऑर्गेनिक एवं पंचगव्य अनुसंधान लोक कल्याण संस्थान, और हमारी पूरी टीम जो सपनों का भारत की टीम है, उन्होंने क्या सपने देखे हैं और कैसे सपने सच हो सकते हैं, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। और उन सारी चर्चाओं के साथ आज का मुख्य विषय है कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी कि एनपीसीएल जो एक एफपीओ है, और एफपीओ, ये एफपीओ किसी एक का ना होकर के इसमें अभी तक 1850 किसान भागीदार है। 1850 के प्लस किसान भागीदार है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे और किसान इसमें भागीदार होंगे। और उन किसानों के सपनों का भारत बनेगा, उन क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनेगा। और आज जो भ्रष्टाचारी और बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को धीरे 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 कैसे खत्म किया जा सकता है। और आज किसानों की स्थिति बड़ी खराब है, किसान बहुत परेशान है। और आज गांवों की स्थिति बड़ी खराब है, गांवों से निरंतर पलायन होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो आज हमारे हमारे भारत में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है, बहुत सारे काम की आवश्यकता है, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। चलिए, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। तो बात करने से पहले शुरुआत करते हैं, सपनों का भारत बनाने के लिए कौन कौन सी प्रकार की हमने पहल रखी है और कौन कौन इसके लिए तैयार है। तो हमने एक बनाया है एनपीसीएल उद्यमी पाठशाला, यानी कि किसानों को हम उद्यमी बनाने की जो ट्रेनिंग देते हैं वो एनपीसीएल उद्यमी पाठशाला के माध्यम से देते हैं। एनपीसीएल का है एक और है प्रकल्प जिसका नाम है देसी स्वाद रेस्टोरेंट। उसके बाद में एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन, बिजनेस के बारे में, यानी कि अगर हम उद्यमियों को ट्रेनिंग देकर के, उद्यमियों को ट्रेंड करके, प्रशिक्षण देकर के, अगर उनको यानी कि किसानों को ट्रेंड करके उद्यमी बनाए और उद्यमी बना करके उनको अपना उद्योग शुरू करवाए, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, उसके बाद में उद्यमियों को और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलती है और एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती है और एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अपने बिजनेस को कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं, वो आगे का जो है वो उसमें हाथ थामेगा एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन। और नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी ये किसानों को साथ में लेकर के किसानों से जैविक खेती, जमीन सुधार के बहुत सारे कार्यक्रम, उसके बाद में औषधीय खेती,
जैविक खेती, भूमि सुधार के कार्यक्रम, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, सब्जियां, मसाले, बागवानी की खेती, सरकारी योजनाओं के लाभ, कृषि यंत्रों में बहुत सारी चीजों की जो आवश्यकता होती है, उसके अलावा वेयर हाउस, भंडारण, इन सभी चीजों में प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग, ये सारी चीजें इस किसानों के रिलेटेड जितनी भी चीजें है वो नंदीराज एफपीओ कर रहा है। तो इन सारों का मेल बना करके हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। अभी शुरुआत में हम बात करें तो हमारे आदर्श कौन है। तो हमारे आदर्श, यानी कि हमने जो काम शुरू किया है किनको आदर्श मान करके शुरू किया है। तो ये जो फोटो दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे फोटो आपको सबका नाम पता होगा, क्योंकि ये हमारे वे क्रांतिकारी है। वे हमारे देश के सपूत है, जिन्होंने अपने समय समय पर अपने आप को न्योछावर करके अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये वे लोग हैं जो हमारे नायक है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदर्श है। चलिए नेक्स्ट, हमारे आदर्श जो है महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, गोरक्षक बलिदानी वीर तेजाजी है, प्रकृति की रक्षक अमृता देवी है, युवा शक्ति के पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी है। और बहुत सारे जो है जिनका हम अगर इसमें जिक्र करेंगे तो 7 लाख से भी ज्यादा क्रांतिकारी है, जिन्होंने हमारे देश को समय समय पर अपना योगदान दिया। तो उन सब लोगों का मैं चित्र यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि संख्या ज्यादा है और हमारे पास में समय कम है। तो ये उन सब के नेतृत्व है, उन सब के बीच में इन जो महापुरुषों का जो मैंने फोटो लाया है, इससे आप समझ जाइए कि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनको मैं इस पर आपको नहीं दिखा पाया। चलिए उसके बाद में हमारे प्रेरणा स्रोत कौन है। तो हमारी प्रेरणा के स्रोत है आदरणीय राजीव दीक्षित जी, अमर बलिदानी आदरणीय राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी कौन थे, अगर आप सब जानते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते तो मैं तो आपको राजीव दीक्षित जी का थोड़े शब्दों में परिचय दूंगा, क्योंकि राजीव जी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, बहुत बड़े शख्स हुआ करते थे। लेकिन अगर उनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो कम शब्दों में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ शब्दों में आपको उनका परिचय दूंगा। और वैसे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं कि राजीव जी का एक प्रमुख जो इनके जो शब्द थे वो ये, आजकल यूट्यूब पे वगैरह आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि राजीव दीक्षित जी कहते थे कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से करना चाहता हूँ, मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। ये उनका पसंदीदा जो डायलॉग था या पसंदीदा उनके शब्द थे कि वो भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर भारत को फिर से खड़ा करना चाहते थे, और वो इस काम में वास्तव में लगे हुए थे और इस काम को करते हुए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ में हुआ। उनकी शहादत यानी उन्होंने अपना बलिदान दिया वो भी 30 नवंबर 2010 को भिलाई में दिया। उनकी शिक्षा बीटेक हुई जमुई बिहार से। भारत को स्वदेशी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मृदुभाषी थे, देशभक्त थे, निडर थे, वाकपटु थे, सरल भाषी थे और सबके दिलों में राज करने वाले थे। आज भी उनके चले जाने के बाद में 10 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन आज भी हमारे दिलों में, आज भी उनकी आवाज, आज यानी कि उनकी आवाज हमारे कानों में आज भी गूंज रही है। कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, और आजादी बचाओ आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे आंदोलन इन्होंने किए जिसका जिक्र हम कभी और आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो हमारे आदर्श है राजीव दीक्षित जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके वीडियो को सुन करके उनसे प्रत्यक्ष 1-2 बार ही मिलना हुआ, ज्यादा समय उनसे नहीं मिल पाया। ये हमारा ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि उनको ज्यादा समय तक मैं नहीं मिल पाया। 1-2 बार मिला, और वो भी देखो ऐसा होता है कि मिलना, हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन जो कितने समय तक रहेगा, किनका जीवन है वो कितना लंबा चलेगा, हमें पता नहीं चलता। और हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि राजीव जी हमें इतना जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। और हालांकि किसी के जीवन के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम उनको मतलब दिल भर के नहीं मिल पाए।
चलिए नेक्स्ट, भारत का स्वर्णिम इतिहास। भारत का स्वर्णिम इतिहास की हम बात करें तो पौराणिक भारत कैसा था। पौराणिक भारत की हम बात करें तो आज के समय में हम अगर जिन हमारा देश यानी कि हमारे देश के अधिकांश लोग हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने वाले लोगों के लिए एक चीज, महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि पौराणिक भारत में जब पाश्चात्य देशों के लोग गुफाओनुमा घरों में रहते थे, उस समय भारत ने महाभारत और रामायण का काल देखा था। उस समय ये गुफाओं में रहते थे आदि मानव की तरह, लेकिन भारत में वो स्वर्णिम युग था जहाँ महाभारत और रामायण जैसे काल हुए। तो आप देखिए कि हम कितने आगे हैं। हम आज से 10,000, 15,000, 20,000 वर्ष पहले भी हम सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, और उस समय भी हम शिक्षित थे। लेकिन ये अगर पाश्चात्य संस्कृति यानी कि पाश्चात्य देशों की आज हम नकल कर रहे हैं तो वो कहाँ थे, हमारे आसपास भी कहीं वो नहीं थे। बल्कि उन देशों से जो लोग थोड़े बहुत ठीक होते थे वो हमारे भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसी स्थिति उनकी थी। लेकिन आप आज उन लोगों की नकल कर रहे हैं। हम हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों को भूल करके, उनके आदर्श को भूल करके, उनके बहुत बढ़िया काम और उनकी प्रसिद्धि को भूल करके, हम उनको ना नकार करके, हम उन पाश्चात्य अधनंगे लोगों के लिए हम अधनंगे नंगे लोगों की हम नकल कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति का जो कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत विश्व गुरु था। आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था। और ये सब चीजें अपन अगर उस समय के बारे में हम अगर थोड़ा बहुत अगर रिसर्च करें या वो थोड़ा बहुत उसके बारे में यानी कि ये रिसर्च भी कैसा होना चाहिए, आज के समय का जो इतिहास है उस इतिहास को न देख करके वास्तविक चीजों को उसमें से देखें और फिर पता करें, तो आप पाएंगे कि सोने की चिड़िया जब भारत था उस समय पाश्चात्य देशों के लोग जो क्या करते थे, अपने शिकार के लिए भी उनके पास में कोई साधन नहीं हुआ करता था। वो पत्थरों से क्या करते थे, पत्थरों से अपने शिकार को मारा करते थे और अपना भरण पोषण यानी अपना पेट भरते थे। लेकिन उस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया था और हमारा भारत उस समय पूरे विश्व को अपने बहुत सारे प्रोडक्ट दे करके, बहुत सारी चीजें दे करके वो अपना अ, विश्व में अपना नाम बनाए हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे भारत के बारे में अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था उसमें। अन्य पाश्चात्य देश यानी कि वो पश्चिम के देश जिनकी हम नकल आज कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद में हम बात करें तो भारतीय वास्तुकला उस समय से लेकर के आज दिन तक, अभी हमारे कुछ समय यानी कि पिछले 500 वर्षों के अंदर भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए। उन्होंने भारतीय वास्तुकला को नष्ट कर दिया, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। लेकिन उसमें कुछ अवशेष अभी आपको मिलेंगे कि बहुत पुरानी, जो आज भी हम देखते हैं तो पुरानी वास्तुकला का जो हमें बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं। जब भारत की जबरदस्त वास्तुकला हुआ करती थी उस समय पाश्चात्य देश में इस प्रकार से लोग रहते थे। और वो यानी कि पेड़ पौधों की जो टहन, पेड़ पौधों के पत्ते वो अपने शरीर पर लपेट करके इस प्रकार के काम यानी कि जंगलों में रहते थे। और इस प्रकार से छोटे मोटे वो आज यानी आदि मानव की तरह आज तो ऐसी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार के से वो रहा करते थे। लेकिन उस समय भी भारतीय वास्तुकला जब कितनी जबरदस्त थी, भारत भारत कितना समृद्ध था, सशक्त था, और उस समय कितना सभ्य था। भारत की सभ्यता कितनी जबरदस्त हुआ करती थी। पुराने समय की अगर हम औजार की बात करें, विलेज वेर मोस्ट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल्स हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हम बात करें उस समय के औजार और खेती और इन सब चीजों की, तो उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भी हमारी खेती कितनी जबरदस्त रही होगी कि आज की आज के तुलना में उस समय इतने सारे हथियार औजार हुआ करते थे। ये सारी चीजें खेती में और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में ये काम में आया करता था। और तो उस समय भारत की जो है भारत में कृषि और इन सारी चीजों पर कितना उस समय जबरदस्त काम हो रहा था। उसके बाद में भारत सोने की चिड़िया थी। तो एक बात करते हैं कि उस समय भारत सोने की चिड़िया कैसे थी, क्यों थी, किस कारण थी। तो
इसमें आप जान सकते हैं वी एक्सपोर्टेड टू एंटायर वर्ल्ड एंड इम्पोर्ट नथिंग बट ओनली गोल्ड। यानी कि उस समय हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, अ, हमारे यहाँ, यानी कि आप देखें तो भारत भौगोलिक स्थिति से भारत जितना समृद्ध है, सशक्त है, उतना कोई नहीं है भारत पर। भौगोलिक स्थिति की इतनी मेहरबानी है। यानी कि भारत बात करें तो आप भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब उस समय के भारत के अंदर आया करता था। तो उस समय भारत की स्थिति कितनी जबरदस्त थी, भौगोलिक स्थिति। ये भारत में जो जितनी भी ऋतुएं होती है, सारी ऋतुएं होती है, सब ऋतुओं के अलग अलग फसलें होती है। यानी कि धन धान्य पूर्ण भारत था, और धन धान्य से संपूर्ण था। तो भारत से बहुत सारे खाद्य प्रोडक्ट थे, कपड़े थे, उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। और एक्सपोर्ट जहाजों में भर भर के हुआ करती थी। और वहां से बदले में विनिमय की जो वस्तु थी वो सोना था। वहां से बदले में सोना, यानी कि गोल्ड के कॉइन हम लाते थे, यानी सिक्के, सोने के सिक्के हमारे भारत में आते थे। और वो हर बार हम यहाँ से हमारे प्रोडक्ट बाहर बेच करके आते थे, और बदले में सोना लेके आते थे। इस कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी की अगर हम बात करें, तो उस समय की भारत की जीडीपी बाकी देशों की तुलना में बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी। उस समय भारत का जो जीडीपी थी वो 30% पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करती थी, 25 से 30%। यानी कि पूरे भारत में जितना भी सामान कंज्यूम होता था, वो सामान अधिकतम, यानी कि 25 से 30% भारत से जाता था, सब पूरे देशों को, पूरे वर्ल्ड को। लेकिन आज उनकी तुलना करें तो आज है, वो बहुत ही कम हो रहा है। और आज की स्थिति उससे बहुत ज्यादा खराब है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय खेती की, भारतीय खेती का प्राचीन इतिहास। भारतीय खेती का अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो भारत की खेती उस समय जबरदस्त हुआ करती थी, संपन्न हुआ करती थी। और भारत की खेती में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, यही खेती ये हुआ करती थी। और उस समय जीवो जीव से जीवनम पर आधारित हुआ करती थी। ये सारी चीजें उस समय थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय, प्राचीन भारतीय व्यापार की स्थिति क्या हुआ करती थी, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था और विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक भी था। भारत में, जैसा कि सीधी बात है, अगर भारत में उस समय उत्पादन सबसे ज्यादा था तो निर्यात भी सबसे ज्यादा होना संभव है। तो उस समय भारत उत्पादक भी सबसे बड़ा था और निर्यातक भी सबसे बड़ा था। तो वी एक्सपोर्टेड टू एंटायर वर्ल्ड एंड इम्पोर्ट नथिंग बट ओनली गोल्ड। यानी वही बात, यानी कि हम पूरे विश्व को बहुत सारी चीजें देते थे और बदले में हम सोना लाते थे। अगली स्थिति में हम बात करें तो ये था हमारा भारत, ये था हमारा भारत, उस समय का भारत। लेकिन वर्तमान भारत को देखें, उस समय की स्थिति में अगर वर्तमान भारत को देखें, तो वर्तमान भारत में कृषि की क्या स्थिति है। तो वर्तमान भारत उस समय के भारत से कहीं मैच नहीं करता है, कहीं उस समय से आज मैच नहीं कर रहा। वो क्या कारण है? वो कारण ये है कि वर्तमान भारत में कृषि की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में अगर कृषि ही मजबूत नहीं होगी, किसान ही मजबूत नहीं होंगे, तो देश उन्नति नहीं कर सकता, देश प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि जिस आदमी की जो, यानी जिस देश की या जिस आदमी की जो भी एक्सपर्टीज है, उस पर अगर काम नहीं होगा, तो बाकी चीजों में वो आगे नहीं बढ़ सकता, सिवाय उनकी एक्सपर्टीज के। तो भारत में जो चीजें मुख्य रूप से है वो है कृषि। और कृषि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो कृषि पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। लेकिन भारतीय कृषि को हमने आज बेसहारा कर दिया है, किसान को बेसहारा कर दिया है। किसान लाचार है, बेसहारा है, और किसान बिल्कुल कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में भारत की कृषि की वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो समस्याओं के चलते हुए किसान अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने आप को सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो कृषि में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, और बहुत सारी समस्याएं आएगी अगर कृषि में, तो भारत की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं बन सकती। चलिए अब इस पर हम बात करते हैं कि किसानों की क्या क्या समस्या है। तो मानसून की अनियमितता है, बाढ़, अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि, खाद बीज दवाइयों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, ऋण का अधिक बोझ है किसानों पर, पारंपरिक खेती करते रहना,
कई जगह क्या होता है कि खेतियों में भी परिवर्तन नहीं होता है, तो पारंपरिक जो पुराने तरीके से जो खेतियां होती थी वो उसी तरीके से करते जा रहे हैं, उसमें कुछ नवाचार नहीं हो पा रहा है, उत्पादन का पूरा मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। यहाँ बात करें उत्पादन की, तो किसान अपने उत्पाद को जाकर के किसी और को, व्यापारी को या मंडी के जो होते हैं आड़ती है उनको जाकर के देता है, और वो उस उनके प्राइस है वो अच्छे नहीं देते हैं, तो उत्पादन का पूरा पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता है। खेती की अपर्याप्त जानकारी है, किसानों को खेती के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, क्योंकि पहले जो जानकारी हुआ करती थी वो जानकारियां सारी धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, और आज की कृषि की जो नीतियां है उन नीतियों के कारण किसानों को ज्यादा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी नहीं है, गलत गलत जानकारियां किसानों को मिलती है। लघु किसान होना, आज के समय में बड़े बड़े खेत नहीं होकर के बहुत छोटे छोटे खेत रह गए हैं। भूमि की निरंतर उर्वरता कम होती जा रही है, हम बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे जहरीले कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण हमारी जो भूमि है वो निरंतर उसकी उर्वरता कम होती जा रही है। सरकारी योजनाओं की जानकारी ना होना, सरकार अगर कोई प्रकार की किसानों के लिए योजना भी लाता है, या सरकार अगर कोई प्रकार की योजना सरकारी आती है, तो किसानों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, सभी किसान उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, कुछ एक किसान उसको समझ करके उसका लाभ ले लेते हैं, बाकी बहुत सारे किसान है वो उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं। खेतों से मंडी की दूरी ज्यादा है, अगर हम खेतों से मंडी की दूरी अगर बात करें, तो अगर किसान उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बाद में अगर उत्पादन को बेचने जाना होता है तो खेतों से मंडी ले जाना पड़ता है, और वो दूरी ज्यादा होती है तो किसान को एक्स्ट्रा खर्चे ज्यादा पड़ते हैं, और वो सारे खर्चे किसानों पर ही होते हैं। फसल बीमा कंपनियों की मनमानी, आजकल फसल बीमा का ज्यादातर ट्रेड चल रहा है, लेकिन फसल बीमा बीमा कंपनियां है वो मनमाने ढंग से अपना काम करती है। जब पैसा लेना होता है, जब वो किस्त लेनी होती है, उस समय तो वो वो क्या करती है, ऐसे ऐसे ऑटोमेशन तैयार करती है जिससे किसानों के खाते से ऑटोमेटिक कट जाते हैं। जैसे किसानों ने अगर केसीसी ली हुई है तो उसमें से भी कट जाता है, कई जगह पर ऐसे ऐसे किसानों से काट दिए जाते हैं। यहाँ बार बार उनको सूचना दे दे करके, कॉल और इनके माध्यम से सूचना दे करके किसान को डरा के भी बताया जाता है कि फटाफट आपके जो है बीमा की किस्त है वो जमा करवाइए, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है उस समय किस बहुत सारी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लाती है, बहुत सारे ऐसे नियम लाती है जिससे उनको किसानों को पैसा ना देना पड़े। ऐसी स्थितियां खूब हो रही है भारतीय बीमा कंपनियों की। उसके बाद में सड़क, बिजली, पानी की पर्याप्त सुविधा न मिलना, यानी अगर किसान अपने वहां से किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सपोर्ट नहीं सॉरी ट्रांसपोर्टेशन अगर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी सड़क का सही होना जरूरी है, बिजली का समय पर आना जरूरी है, पानी का पर्याप्त होना जरूरी है। इन सारी सुविधाओं पर भी समस्याएं आती है, इस कारण भारतीय वर्तमान कृषि है वो घाटे में चल रही है। आज भारत में स्थिति ये हो गई है कि कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने। उल्टा अगर कोई व्यापारी है तो वो यही चाहेगा कि उसका बेटा व्यापारी बने, कोई नौकरी वाला आदमी है तो वो यही चाहेगा कि उसका बेटा नौकरी वाला बने, कोई नेता है तो उसका बेटा मतलब कोई नौकरी वाला है तो वो यही चाहेगा कि उसका बेटा नौकरी करे, कोई नेता है तो वो यही चाहेगा कि उसका बेटा नौकरी करे। लेकिन आज किसानों के मध्य ये बात हो रही है कि किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने, और ये सारी समस्याएं देखे जो अभी वो वर्तमान किसान देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किस भारत को वापस सशक्त समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो एक ही मात्र विकल्प है कि भारत की कृषि को घाटे का सौदा है वो न करके भारतीय कृषि को समृद्ध बनाए, सशक्त बनाए और मुनाफे का सौदा बनाए। और साथ ही अगर भारतीय के खेती को अगर समृद्ध करना है, सशक्त करना है, तो हमें गांवों को मजबूत करना होगा। और हमारा जैसा कि संकल्प है ग्रामोत्थान संकल्प, तो ऐसे ग्रामोत्थान संकल्प लेकर के गांवों के उत्थान के लिए काम करने होंगे। इन सारी चीजों पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, वापस सशक्त बन सकता है, वापस समृद्ध बन सकता है। लेकिन इन सारी चीजों पर काम करने में बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों को इस पर संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
आज हम अगर किसी राजनीतिक पार्टियों या राजनेताओं के भरोसे इस काम को छोड़ेंगे तो संभव नहीं है कि वो इस काम को करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता इस काम को करने की नहीं है, बल्कि ये सारा हमें आम लोगों को करके इस स्थिति में जाना होगा और वो संभव करना होगा, क्योंकि हम किसी के भरोसे ये काम नहीं छोड़ सकते। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें कि वर्तमान कृषि, अगर हमने समस्या की बात की है कि वर्तमान कृषि में समस्या क्या है, तो अगर आप लोगों के मन में आता होगा कि अगर इतनी सारी समस्या है तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं, अगर इतनी सारी समस्या है तो समाधान क्या हो सकते हैं। तो बात करें समाधान की, तो समाधान हमारी ओर से निकाले गए समाधान ये है, क्योंकि ये जितने भी समाधान हैं ये सारे समाधान एक जगह से नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हम काम करके, कुछ मजबूत चीजें हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे फैक्टर्स है, उस पर काम करके हम समाधान तक जा सकते हैं। तो चलिए, वो क्या समाधान है, क्योंकि मैं बात करूं अगर हम मानसून की अनियमितता की, तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम मानसून को ठीक करें। खाद बीज की नियमित की कीमतों में अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो उसको हमारे हाथ में नहीं है कि उसको हम कम करें। ऋण का अत्यधिक बोझ है तो किसानों का ऋण कम करना एकदम संभव नहीं है। पारंपरिक खेती से करते रहना और उसमें चेंजेस करना भी इतना आसान नहीं है। उत्पादन का मूल्य इतना जल्दी मिल लेना भी संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार और सब लोग एक साथ में चाहेंगे तब होगा, और उसमें भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हमने कुछ हमारी ओर से कुछ समाधान निकाला है, उस समाधान की हम बात करते हैं। उन समाधानों पर हम बात करते हैं कि हम हमारी ओर से कैसे काम करके इसको ठीक कर सकते हैं। जो हमारे साथ में जो किसान है, हमारे साथ में जो किसान है, जो ग्रामीण है, उन लोगों के साथ में मिलकर के हम हमारी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, हमारी टीम की, हमारे किसानों की स्थिति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, उस पर हम बात करते हैं। तो ग्रामोत्थान संकल्प हमारा एक संकल्प है। ग्रामोत्थान संकल्प, ग्रामोत्थान मतलब गांव का उत्थान। गांवों का उत्थान कैसे हो सकता है, समृद्ध व सशक्त किसान कैसे बन सकता है। तो आत्मनिर्भर किसान हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है। भूमि सुधार के प्रशिक्षण जिसमें है, कृषि नवाचार के कुछ इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। कृषि कृषक को हम उद्यमी बनाने के बहुत सारे तरीके बताते हैं। स्वावलंबी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बहुत सारे घरेलू गृह उद्योग के काम दे रहे हैं, काम सिखा रहे हैं। और ग्रामीण युवाओं को भी बहुत सारी चीजें है कि चीजों में एक्सपर्ट किया जा रहा है हमारी ओर से। और उत्पाद की प्रोसेसिंग पैकेजिंग के यूनिट बन रहे हैं। जो गांवों के उत्पाद है वो हम मंडियों में बेचने के लिए बेचने जा रहे किसानों को ये कह रहे हैं कि आप मंडियों में ना बेच करके आप अपने गांव में ही, अपने ही आसपास किसी क्षेत्र में उत्पाद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए और उसको प्रोसेस करिए, पैकेजिंग करिए और सीधे मार्केटिंग के तौर पे उनको बेचिए, और उनसे उनसे जो मुनाफा मिल रहा है वो अपने घर लाइए। सामूहिक खरीद, अब हम क्या कर रहे हैं कि एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की समझ दे रहे हैं किसानों की। आप अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में अपने एफपीओ बनाइए, जैसा कि गवर्नमेंट की योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से। पर आज सबसे बड़ी ये समस्या हो रही है कि कहीं से भी, जहाँ भी एफपीओ हो रहे हैं वहाँ एफपीओ में भी बहुत सारी समस्या आ रही है कि आम आदमियों के हाथ में सरकारी एफपीओ नहीं आ रहे, सरकारी योजना वाले एफपीओ आम किसानों के हाथ में नहीं आ रहे, बल्कि नेताओं के जो करीबी है, नेताओं के जो करीबी या चाटुकार है, उन्हीं के हाथ में ये सारी चीजें आ रही है। या अगर किसी के हाथ में आ रही है तो भी सब किसानों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है। तो हम कह रहे हैं कि आप अपना खुद का इंडिविजुअल एफपीओ बनाइए, और इंडिविजुअल एफपीओ बना करके बिना सरकारी सहायता के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। और वो सारी चीजें हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे। उसके बाद में सामूहिक खरीद, यानी कि अगर आप एफपीओ बनाओगे, बहुत सारे किसान मिलकर के एक ही जगह से, अगर यानी कि एक ही जगह बहुत सारे किसान मिलकर के एक समूह समूह बनाओगे, एक कंपनी बनाओगे और किसी भी प्रकार की खरीद सामूहिक रूप से करोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, आपको सस्ती मिलेगी। उत्पादों का मूल्य संवर्धन, अगर आप किसी भी चीज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग खुद करोगे तो आपके उत्पादों का जो मूल्य संवर्धन हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज को रो में, यानी कि कच्चा ना बेच करके उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करोगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद में गृह व लघु उद्योग, हम गांवों में गृह और लघु उद्योग ज्यादा बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। किसानों को और ग्रामीण लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षित करके यथासंभव उनके प्रोडक्ट खरीदने तक की हम उनको गारंटी देते हैं कि आप अपने उत्पाद को तैयार करिए और आपसे बिक रहा है तो हम आपको बेचने की
पूरी की पूरी जानकारी देंगे, पूरा प्रशिक्षण देंगे कि कैसे आपके प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं बिक रहा है तो हम उनसे खरीदने की भी गारंटी लेते हैं कि आप उत्पादन तैयार करिए और हमें दे दीजिए, हम आपको उसके बदले में पैसे दे देंगे, अच्छे पैसे देंगे, और कुछ प्रॉफिट हम भी रखते हैं, हम भी आगे बेचेंगे और हमारा भी उसमें मुनाफा रहेगा और किसानों का भी मुनाफा रहेगा। ये अच्छा, हमारा मुनाफा मतलब हमारा एफपीओ है उसका मुनाफा, और एफपीओ का मुनाफा है तो इस एफपीओ के जो मेंबर है वो ही एफपीओ के भागीदार है। और आखिरकार साल भर के एंड में जब भी उसका हिसाब होता है तो वो किसान उसमें हिस्सेदार होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट होता है उसमें। उसके बाद में सरकारी योजनाओं की जानकारी के सेमिनार समय समय पर हम रखते हैं। अलग अलग गांवों में हम सरकारी योजनाओं की जानकारियों के लिए सेमिनार रखते हैं, उसके माध्यम से बताते हैं और उस योजनाओं से उनको लाभान्वित करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जैविक खेती करवाने का प्रशिक्षण देते हैं, जैविक खेती के बारे में समझाते हैं, जैविक खेती के प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। उसके बाद में उसके साथ साथ में उन किसानों का जैविक का प्रमाणीकरण भी करवाते हैं। ये हमारी ओर से कृषि वर्तमान कृषि समस्याओं का समाधान है। इन समाधानों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में हमें किसी भी सरकारी सहायता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमें हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हम हमारी ओर से ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर सरकारी सहायता के लिए अगर हम डिमांड भी करेंगे तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिमांडें आती है कि हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हमारी ओर से किसी प्रकार की डिमांड की पेशकश हमने अभी तक किसी से नहीं की है, बल्कि हम हमारे हिसाब से ये सारे काम करते जा रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और हम इस कंपनी का नाम यानी कि हमारे नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी कि एनपीसीएल एफपीओ, ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे किसान हमारे मेंबर है, यानी हम खुद किसान है और अन्य किसान साथी हमारे मेंबर है। उसके साथ एनपीसीएल की जानकारी मैं आपको दूं तो हमारे एफपीओ की हमारे कंपनी की स्थापना 2/9/2020 को हमने की थी, और उद्देश्य था ग्रामोत्थान संकल्प, और कार्य क्षेत्र है वो कृषि, किसान, विलेज, युवा और वुमेन्स है। लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन, यानी आज के समय में जितनी भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित ढंग से है उन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करके ठीक ढंग से लाए, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारा जो एफपीओ है उसमें लगभग 2000 मेंबर है, और ये सांचौर और चितलवाना दोनों से शुरू हुआ है। सांचौर चित सांचौर और चितलवाना दोनों तहसील है, इन दो तहसीलों में अभी हमारा काम ज्यादा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो ये हमारी टीम है, हमारी टीम के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है। उसके बाद में कुछ ये बात करें तो हमारे यूनिट्स ऑफ एनपीसीएल हमारी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कुछ अलग हमने मदर सिस्टर कंसर्न करके कुछ 3 कंपनियां और बनाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया उद्यमी पाठशाला, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रशिक्षण देते हैं, और बिजनेस सॉल्यूशन जो है एनपीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन, जिस पर हम क्या करते हैं बिजनेस के बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उसके बाद एक देसी स्वाद रेस्टोरेंट, यानी कि देसी स्वाद के हम जगह जगह पर रेस्टोरेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जैविक पद्धति से बहुत सारी चीजें तैयार करने कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमारा जो विजन और मिशन, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि कृषि में उद्यमिता, आत्मनिर्भर किसान, स्वावलंबी महिला और युवाओं को रोजगार, ये हमारे विजन है और मिशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्यवस्था परिवर्तन। ग्रामोत्थान संकल्प क्या क्या है और कैसे हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रामोत्थान संकल्प हमारा संकल्प है। तो ग्रामोत्थान संकल्प क्या हो सकता है, गांवों से होते पलायन को रोककर रोजगार सृजन करना, गांवों में रोजगार की व्यवस्था देना, गांवों को विकसित करना, समृद्ध करना, किसानों को सशक्त करना, ये ग्रामोत्थान में आता है। और युवाओं में उद्यमी मानसिकता तैयार करना, ग्रामीण युवाओं में नौकरी की मानसिकता से उनको हटा करके युवाओं में उद्यमी मानसिकता तैयार करना है, क्योंकि आज सरकार अगर चाहे तो भी भारत के जितने युवा है उन युवाओं को नौकरी, सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिए अगर हम इस प्रकार की जिद पकड़ के बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम चाहे कि हम उद्यमी मानसिकता पर आए, क्योंकि आपको पता है भारत जब सशक्त था, समृद्ध था, उस समय भारत नौकरी पर नहीं बल्कि उद्यमिता पर भारत सशक्त था, समृद्ध था, सोने की चिड़िया थी। तो
अगर इस चीजों में हम बात करें तो आप एक और मैं आपको उदाहरण दूं, अगर किसी भी कंपनी या किसी भी आप दुकान की बात करें, किसी भी उद्योग की बात करें, तो उसमें मालिक होता है वो कमाता है, लेकिन जो उसमें नौकरी करने वाला होता है वो खाली नौकरी के लिए ही उसमें रहता है, और उनको नौकरी के रूप में ही, वेतन के रूप में ही कुछ बहुत कम परसेंट उसको दिया जाता है, लेकिन ज्यादा परसेंट होता है वो मालिकों के पास में रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप नौकरी की मानसिकता को छोड़े, युवा है वो नौकरी की मानसिकता को छोड़े और उद्यमी बने। और बहुत सारे उद्योग जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो, दूसरे कहीं से भी अगर आप प्रशिक्षण ले पाए तो वहां से भी प्रशिक्षण ले, और प्रशिक्षण लेकर अपने आप को समृद्ध बनाए, सशक्त बनाए और आत्मनिर्भर बनाए। हम चाहते हैं कि युवा है वो नौकरी ढूंढे नहीं, लेकिन नौकरी देने वाले बने, जिसमें हमारा स्लोगन है कि नौकरी ढूंढे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। अब हम बात करें ग्रामोत्थान संकल्प। ग्रामोत्थान संकल्प को हमने 5 आयामों में विभाजित किया है। पहला आयाम है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। अगर ग्रामोत्थान संकल्प को बनाना है, पूरा करना है, तो किसानों को आत्मनिर्भर करना होगा। दूसरा है स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी कि स्वावलंबी महिला संकल्प का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, उनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और वो महिलाएं सिटियों में जाकर के काम करने लायक भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं कि महिलाएं कहीं पर जाकर के नौकरी नहीं करती है, तो उसमें बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ सिटी की नगरों से गांवों से नगरों की दूरियां भी है, उसके अलावा बहुत सारे रीजन है। तो अगर हम गांवों में ऐसे छोटे छोटे गृह उद्योग, लघु उद्योग की स्थापना करवाए और उनसे प्रोडक्ट परचेज करने की अगर व्यवस्था करें, तो स्वावलंबी यानी कि महिलाओं को घरों में अगर रोजगार मिल जाएगा तो भारत के गांवों की स्थिति मजबूत हो सकती है। मजबूत होने में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है अगर उन बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले तो। अब उसके बाद में है युवाओं को रोजगार। अगर युवा कहीं सिटियों में भागेंगे या कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के नौकरी के लिए भागेंगे, तो गांव खाली हो जाएंगे, गांवों से पलायन हो जाएगा। लेकिन अगर गांवों में ही रोजगार की व्यवस्था शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज ऐसी स्थितियों पे हमें बहुत ज्यादा मतलब चिंता होती है कि सरकारें अपने फायदे के लिए बहुत सारे पैसे कैश में बांट रही है। आजकल अगर आप कितना भी कैश बांटोगे तो उससे क्या होगा, और ज्यादा बेरोजगारी फैलेगी, क्योंकि लोगों के मन में मानसिकता ये हो जाएगी कि कोई बात नहीं, सरकार हमें देती जा रही है। लेकिन अगर सरकार रोजगार के जगह इन पैसों का इस्तेमाल करे, सरकार इंडस्ट्रीज लगाए, सरकार उद्योग लगाए, रोजगार की व्यवस्था करे, तो वास्तव में अच्छा काम हो सकता है। तो हम चलो सरकार से कोई उम्मीद ज्यादा नहीं करते, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी ओर से जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम पूरा करें। तो हम हमारी ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए हमने बहुत सारे माध्यम बनाए हैं, जिस माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने की प्लानिंग किए हुए हैं, देना शुरू कर दिया है। चलिए, आत्मनिर्भर किसान संकल्प यानी कि किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको जो ये बताया, उसमें किसान आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक, प्रशिक्षित और कर्ज मुक्त किसान कैसे बन सकता है, सशक्त समृद्ध कैसे बन सकता है। तो देखिए, अगर कम लागत में अधिक उत्पादन वाली चीजें करे, कि जो इमारती लकड़ी की खेती करे, औषधीय खेती करे, बागवानी की खेती करे, तो किसान का जो लागत है वो कम होगी और उत्पादन अधिक आएगा। जैविक खेती करे पर और उसको प्रमाणित करे, प्रमाणीकरण करे, तो क्या होगा कि किसान अपने उत्पाद को अच्छे भावों में बेच सकता है और अच्छा पैसा मिल सकता है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में भी अगर सुधार हो और उसमें थोड़ा काम किया जाए तो वहां भी किसानों को फायदा हो सकता है। पशुपालन के प्रशिक्षण हो, गो पालन है वो, गो संवर्धन हो, डेयरी उत्पाद हो, चिकित्सा, गो चिकित्सा हो, पंचगव्य उत्पाद हो, चारागाह विकास हो और पशु आहार विकास हो, इन सारी चीजों पर काम करके बहुत अच्छा काम हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण पर भी हम काम करें, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी खराब है कि पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। उसको सुधार करके, उसका संरक्षण करके भी बहुत सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। कृषि भूमि कृषि सुधार व प्राकृतिक अनुकूलन के प्रशिक्षण हम समय समय पर उसके माध्यम से दे रहे हैं। पेड़ों पर मेड़ लगा करके हम अधिक वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। बांस आधारित उत्पाद तैयार करवा रहे हैं, जगह जगह बांस की खेती के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। पंचगव्य के उत्पाद बना करके किसानों को
रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। बेल चलित यंत्र लगा करके हम जैसे तेल यानी कच्चा तेल और इनकी मात्राओं को कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में अपने खेतों में बेलों का उपयोग करें, और अधिक से अधिक बेलों का उपयोग होगा तो हमें डीजल और पेट्रोल की आवश्यकताएं कम होगी। उसके अलावा सौर ऊर्जा से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इन सारे माध्यमों से बहुत सारी चीजों के प्रशिक्षण दे रहे हैं। गोबर से ईंट बनाना है, सीमेंट बनाना है, कागज पेन निर्माण है, इन सारी चीजों को हम प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाते हैं। बायोगैस, ईंधन गैस और सीएनजी का निर्माण कैसे कैसे किया जा सकता है, ये हमारे प्रशिक्षण में हम बताते हैं। ये है पर्यावरण संरक्षण के विषय में। उसके बाद में है बागवानी व सब्जियों की खेती करके भी हम बहुत अच्छा काम करवा सकते हैं, किसानों की आय में वृद्धि करवा सकते हैं। और उसके लिए मसाले और सब्जियों की खेती, उसके बाद में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उसकी ब्रांडिंग के बारे में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे सिल्क फार्मिंग है, बी कीपिंग है, इन सारी यानी कि मधुमक्खी पालन है, सिल्क फार्मिंग है, इस प्रकार की बहुत सारी खेतियां हैं। अ, तो टेक्निकल खेती और इस ऐसी जो चीजें है उससे किसानों की आय को हम समृद्ध मतलब आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ समय समय पर किसानों को बता करके, यानी कि जब भी कोई स्कीम आती है तो वो की स्कीम हमारे साथी किसानों को हम बता करके उनको उनसे लाभ लेने की मतलब लाभ लेने का बता देते हैं। उसके बाद में है कृषि यंत्रों की सुगमता। हम एक ही जगह से एक ही साथ में इकट्ठे होकर के बहुत सारे सामान ऐसे ला सकते हैं जो हमें सस्ते और कम शुल्क पर, कम दर पर उपलब्ध हो सके हैं। उसके बाद में हम भंडारण करें बहुत सारी चीजों की। जैसे बहुत सारे फसल ऐसी है जो उत्पादन के समय उसके भाव बहुत कम होते हैं और उस समय हमारा लागत मूल्य भी नहीं निकलता, लेकिन अगर उसको भंडारण करें और भंडारण करके थोड़े समय तक उसको अगर स्टोर करें तो उसका प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन प्रकार की व्यवस्थाओं को करके भी हम किसानों की आय में वृद्धि करने की सहायता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्वावलंबी महिला संकल्प। महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि महिला सशक्तिकरण और वुमन एम्पावरमेंट के लिए जैसे घरेलू उद्योग है, जिसमें बहुत सारे ऐसे गृह उद्योग है जिसके माध्यम से महिलाओं को, घर बैठे महिलाओं को रोजगार मिल सकता है, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट है, पापड़ उत्पादन है, बिस्किट उत्पादन है, कुकीज है, साबुन है, और अचार है, चटनी है, केयर कुमटिया सांगरी, ये जो मारवाड़ी स्पेशल है, ग्वार फली है। और उसके अलावा बहुत सारे पापड़ उत्पादन है, बहुत सारी खाकरा, खिसिया, मुरब्बा, अचार, चटनी, यानी कि ये 125 प्रकार के प्रोडक्ट अभी की लिस्ट है हमारे पास में, जो गांवों में महिलाओं को उसके प्रशिक्षण दे करके उनसे ये सारी चीजें करवाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और करवाने के बाद में ये सारे प्रोडक्ट है वो खरीदे जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ हमने फोटो भी दिए हुए हैं। स्वयं सहायता समूह व अन्य गृहिणियों के साथ में गृह उद्योग शुरू करवाना। उसके बाद में डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, पापड़, खाकरा, खिसिया, बाजरे के बिस्कुट, अचार, चटनी, मुरब्बा, सेवैया, नूडल्स, सांगरी, केर, कुमटिया, काचर, गुआफली, इन सारी चीजों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसके बाद में उनको मार्केटिंग तक के सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो युवाओं को रोजगार कैसे मिल सकता है गांवों में, तो जिसमें हम प्रशिक्षण बहुत सारे माध्यम से हम प्रशिक्षण, बहुत सारे अलग अलग विषय पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो युवा हमारे साथ आकर के इन प्रशिक्षण को दे करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण ले और ट्रेंड हो जाए और फिर प्रशिक्षण दे। उसके बाद में फिर जो हमारा एनपीसीएल किसान सुविधा केंद्र है, हम प्रत्येक इस ग्राम स्तर पर हम, हमारा जो एनपीसीएल यानी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक सुविधा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। तो सुविधा केंद्र में क्या होता है कि कोई भी ग्रामीण युवा इस सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर के अपने गांव से निर्मित प्रोडक्ट खरीद सकता है और खरीद करके हमारी कंपनी के लिए वो खरीद कर सकता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वहां से लेकर के किसानों को प्रोवाइड करवा सकता है। तकनीकी क्षेत्र की बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी वो उसमें ऐड कर सकता है। उसके बाद में आयुर्वेदिक औषधि निर्माण है, पंचगव्य औषधि निर्माण है, इन फील्ड के लोग हैं वो इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और अगर उनसे अपना प्रोडक्ट बिक रहा है तो ठीक है, नहीं बिक रहा है तो आप हमें, वो लोग हमें नंदीराज एफपीओ को यानी हमारी कंपनी को दे करके फ्री हो सकते हैं, हम हमारे सोर्सेज से उसको बेचेंगे। तो ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं।
प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के साथ साथ में मार्केटिंग की ट्रेनिंग, और उसके बाद में प्रोडक्ट खरीदने की भी हम गारंटी देते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग और मैनेजमेंट में भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है। अपना खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें या हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है और बहुत बड़ा समाधान बन गया है आज के मार्केटिंग के फील्ड में। तो इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, इसकी भी हम प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण दे करके हम ट्रेंड कर रहे हैं युवाओं को। उसके बाद में एग्रो टूरिज्म, यानी कि हम एक और कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि हम हर किसान को तैयार कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास एग्रो टूरिज्म डेवलप करें, और बाहर के लोग जो सिटियों में रहते हैं, जो गांवों से दूर रहते हैं, उन लोगों को आकर्षित करें, उनको बुलाए कि आप यहाँ आइए और खेतों में रहने का 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का टूर करिए, और यहाँ का खुले वातावरण का, प्रकृति का आनंद लीजिए, और देसी और विषमुक्त भोजन का स्वाद चखिए। और उसके बाद में उत्पादित प्रोडक्ट का निर्यात कैसे किया जा सकता है, उन चीजों में भी युवाओं को रोजगार की व्यवस्थाएं मिल सकती है। उसके साथ में रोजगार हेतु हमारे साथ कैसे जुड़े, उसके अलावा भी रोजगार के बहुत सारे साधन है जिससे हमारे साथ में जुड़ करके युवाओं को रोजगार मिल सकता है। युवा हमारे साथ में कृषि उद्योगों के माध्यम से जुड़े, व्यापार फ्रेंचाइजी के माध्यम से जुड़े, और प्रशिक्षण प्रकल्प के माध्यम से जुड़े। तो हम पहले बात करते हैं कि कृषि उद्योगों में कैसे हमारे साथ में कोई जुड़ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, प्लांट डेवलपमेंट है, इन सारी चीजों पर हम बात कर सकते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं, और काम करके इन सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये फूड प्रोडक्शन हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम प्रत्येक गांव में 100 उद्योग, कम से कम प्रत्येक गांव में 10 से लेकर के अधिकतम 100 उद्योग तक स्थापित करवाने का प्लानिंग बनाए हुए हैं। तो कोई भी आदमी हमारे साथ में आकर के अपने गांव में कच्ची घानी का उद्योग, मसाले का उद्योग, पापड़, खिसिया, खाकरा, इन सारी चीजों का उद्योग, और बहुत सारे जो प्लानिंग में हमारे पास में ऐसे 150 से ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट है जिसको प्रोसेसिंग, पैकेजिंग या उसको तैयार करके वो खुद बेच सकता है, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बेच सकता है। तो ये सारे जो प्लांट है वो फूड प्रोडक्ट जो के प्लांट है उसमें भी अपना काम करके अच्छी इनकम शुरू कर सकता है, जिसमें कृषक उद्यमिता, ये कृषक उद्यमिता नाम से है, जिसमें स्टार्ट कैसे हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग विद अस, यानी हमारे साथ में कर सकते हैं। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, और एलिजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है। एनपीसीएल का मेंबर होना भी जरूरी अब नहीं है। पहले हमने ये लिखा था कि एलिजिबिलिटी में कि एनपीसीएल का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन आज इस चीजों को भी हमने कर दिया है कि चलिए, किसान जो हमारे साथ में जुड़ रहा है वो जरूरी नहीं कि एनपीसीएल का मेंबर हो। क्वालिफिकेशन भी कोई जरूरी नहीं है। हम जो प्रशिक्षण देते हैं वही हम हमारा क्वालिफिकेशन, उनका क्वालिफिकेशन माना जाएगा। यानी कि पढ़ाई की कोई बाध्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन की कोई बाध्यता नहीं है। आप हमारे साथ में आकर के हमारी एक छोटी सी ट्रेनिंग ले लीजिए, वो भी आपका क्वालिफिकेशन माना जाएगा। सपोर्ट के लिए हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनपीसीएल एग्रो टूरिज्म की बात करें, तो एग्रो टूरिज्म डेवलप करके भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म इन योर फैमिली विथ एनपीसीएल, सॉरी, एग्रो टूरिज्म इन योर फार्म विथ एनपीसीएल, आप अपने फार्म में ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद में ट्रेनिंग है, वो हम ट्रेनिंग दे देंगे। और उसके बाद में ट्रेनिंग में क्या होगा कि अबाउट टूरिस्ट प्लेस मैनेजमेंट, और चार्मिंग डेकोरेशन, और फूड डिफरेंट वेराइटीज, और फार्म एरिया, और डॉक्यूमेंट, सब्सिडी, लोन, प्राइसिंग, इन सभी सभी चीजों पर हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी भी इसमें कोई ये जो एनपीसीएल मेंबर होना जरूरी नहीं है, पहले थी, अब वो जरूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन एनपीसीएल की ट्रेनिंग ही चलेगी। उसके बाद में सपोर्ट में भी, इसमें भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में आप कृषि जागृति का जो हमारी न्यूज है
उस न्यूज के साथ में भी आकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एवं हर्बल प्रोडक्ट की फार्मिंग कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसकी हम ट्रेनिंग देंगे और आपको शुरू करवाने का सारा सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में भी, तो आप ऐसे बहुत सारे बांस और उसके उसके आसपास के जैसे बांस है और गव्यों से निर्मित बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप खेतों से उसका रॉ मटेरियल निकाल करके उसके प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और अच्छे दामों में आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी बेचने की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। और उसके बाद में भी आपसे अगर नहीं बिक रहा है तो हम आपसे खरीदने की भी गारंटी यानी कि एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट की कुछ शर्तें होती है, वो शर्तें ये रहती है कि आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट उन मानकों पर खरा उतरना चाहिए कि हम सात्विक विषमुक्त की बात करें तो उन विषयों पर खरा उतरना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज ला करके दोगे तो हम नहीं खरीदते, लेकिन अगर आप उन मानकों को अगर ध्यान में रखते हुए करोगे तो हम खरीदने के लिए आपसे एग्रीमेंट के साथ में उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसान सुविधा केंद्र की बात करें तो हम गांवों में किसान सुविधा केंद्र स्थापित करना कर रहे हैं और उन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी हम आप मतलब बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। यानी कि किसान सुविधा केंद्र यानी किसानों को बहुत सारे डॉक्यूमेंटली काम होते हैं, उन कामों को आप करके भी आप अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं, युवा अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें हो जाने के बाद में आता है कि अंडरस्टैंडिंग द एनपीसीएल बिजनेस यानी फ्रेंचाइजी मॉडल। हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो कैसा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लंबा है, लेकिन आपको थोड़े शब्दों में इस चीज को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस बात को थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको समझ लीजिएगा। एनपीसीएल डिजिटल फ्रेंचाइजी का एक मॉडल है। पहला जो हमारा सिस्टम है वो एनपीसीएल डिजिटल फ्रेंचाइजी है। डिजिटल फ्रेंचाइजी में एक सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात वो ये है। चलिए, एक और मैं चीज पूछना चाहता हूँ, जो भी मेंबर है उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप थक तो नहीं गए क्या। ये सारी चीजें मैंने जो बताई है, थोड़ा सा मैं स्लोली नहीं बाकी फास्ट चला हूँ, सब चीजों को मैंने फास्ट फास्ट तौर पे बताया है। तो क्या आप थके हुए हैं तो इसको स्टॉप कर दें, नहीं थके तो फिर आगे चलते हैं। चलिए 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 चलिए, सबका सबका एक ही प्रकार का आंसर आ रहा है कि चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सारा बता दीजिए। चले, सारा मैं बता देता हूँ, आगे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो, सॉरी, फर्स्ट जो हमारा एनपीसीएल फ्रेंचाइजी है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में डिजिटल फ्रेंचाइजी। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के साथ में कुछ मार्क करके आपको बता रहा हूँ। ये है जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ बिल्कुल 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं करना है। और वो हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी है। वो हमारी कौन सी फ्रेंचाइजी है? डिजिटल फ्रेंचाइजी है, जिसमें आपको 1 रुपए का इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी है जिसमें आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, इसमें आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम इसको कर सकते हैं, आप फुल टाइम या पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ में आपको शुरू करने के लिए 1 रुपए का भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, 1 रुपए का भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जीरो लेवल का फ्रेंचाइजी बिजनेस है, यानी फ्रेंचाइजी मॉडल है, जिसमें आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और ट्रेनिंग है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको मिलेगी हमारी ओर से? इसमें हमारी ओर से डिजिटल मार्केटिंग की और एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग की जो है एडवांस ट्रेनिंग आपको दी जाएगी।
नेक्स्ट, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारा एनपीसीएल का मेंबर होना जरूरी नहीं रखा है अब की बार, क्योंकि पहले ये था लेकिन अब उसको निकाल दिया है कि हमारा एनपीसीएल यानी कि नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मेंबर होना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, वो यही हमारी ट्रेनिंग है, यही हमारी डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग है जो क्वालिफिकेशन के लिए आपके काम आएगी। ठीक है, इस के लिए जो भी तैयार है उन सब के लिए ये काम आएगी। ये कौन सी हमारी जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं यही। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम टारगेट ऑफ कंटिन्यू फ्रेंचाइजी, ये है, ये भी हमने नहीं रखा है। पर ईयर आपको कम से कम 12 लोगों से ये काम करना है, ये भी हमने नहीं रखा है। आप जीरो से भी, अगर आपसे एक साल में कोई काम नहीं हुआ तो भी आपकी फ्रेंचाइजी एज इट इज रहेगी। अगर आपसे कभी एक साल में कुछ भी काम नहीं हुआ तो भी आपकी फ्रेंचाइजी हम एज इट इज रखेंगे, फ्रेंचाइजी क्लोज नहीं होगी। चलिए, इसको भी हमने इसमें से निकाल दिया है। चलिए ठीक है, तो ये है फ्रेंचाइजी। अब इस फ्रेंचाइजी को और ज्यादा डीप अगर आपको समझना है, इस फ्रेंचाइजी को और अगर डीप आपको समझना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अंत में हमारे कांटेक्ट नंबर कहाँ, हम आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अगला जो है फ्रेंचाइजी मॉडल वो है, अगला जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो है एनपीसीएल स्टोर। आप हमारे प्रोडक्ट की स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर अगले स्टोर की बात करें, अगले फ्रेंचाइजी की बात करें, तो हमारा जो स्टोर है वो है एनपीसीएल स्टोर फ्रेंचाइजी। इस स्टोर को लेकर के भी हमारे साथ में काम कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जगह आप हमारा स्टोर की फ्रेंचाइजी, हमारे इस एनपीसीएल स्टोर की फ्रेंचाइजी लेकर के काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। उन प्रोडक्ट की हम आपको लिस्ट भेज देंगे और उस लिस्ट के साथ में आपकी उसमें जो क्या हिस्सेदारी रहेगी, कैसे रहेगी, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और इन सारी चीजों पर भी अगर आपको बात करनी है तो हमारे कांटेक्ट नंबर आपको अंत में मैं शेयर करूंगा। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि यू मस्ट नीड इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट एज पर लोकेशन। आपको क्या करना होगा कि आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ डिपॉजिट की भी आपको जरूरत पड़ेगी, और इसको शुरू करने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल स्टोर होगा और जहां आपको अपने प्रोडक्ट रखने होंगे और प्रोडक्ट रख करके वहां से बेचने होंगे। इसमें आपको हम स्टार्ट कैसे करना होगा कि योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस विद एनपीसीएल फ्रेंचाइजी। एनपीसीएल फ्रेंचाइजी के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग में ट्रेडिशनल, ये सबसे बड़ी चीज है कि हम अनट्रेंड लोगों को कोई काम देने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप अनट्रेंड हैं और हमारे साथ में आ गए तो हम आपको ट्रेंड कर देंगे, हम आपको ट्रेंड कर देंगे, बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे। यानी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग और पब्लिक स्पीकिंग और लीड जनरेशन, ये सारी चीजों में हम ट्रेनिंग देंगे, इन सारी चीजों में हम ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेंड करने के बाद में, इन सारी चीजों में ट्रेंड करने के बाद में आपका स्टोर खोला जाएगा। उससे पहले आपको स्टोर नहीं खोलने की, मतलब उससे पहले आपको स्टोर खोल के नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको पहले इसमें ट्रेंड कर दिया जाएगा। ट्रेंड करने के बाद में आपको स्टोर, यानी इन इसका जो सर्टिफिकेट आपको देंगे, हम ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट के बाद आप इस चीज को, इस स्टोर को शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद में क्वालिफिकेशन जो है वो एलिजिबिलिटी है एनपीसीएल का मेंबर होना, ये इसमें से भी निकाल दिया गया है। और क्वालिफिकेशन है वही, यही क्वालिफिकेशन होगी, इसकी ट्रेनिंग ही। और आपको सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। जब तक आप हमारे साथ में है तब तक आपको हैंड होल्डिंग लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, अगर आप हमारे साथ में लाइफ टाइम है तो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा है वो एनपीसीएल बाजार है। पहला जो स्टोर है, सबसे पहले जो था वो था डिजिटल फ्रेंचाइजी, जिसमें आपको 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं, कोई सामान को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा जो था वो है स्टोर, जो स्टोर था। और अब तीसरा है वो ये है एनपीसीएल बाजार, जिसमें आपको बड़ा इन्वेस्ट चाहिएगा
और अगर आपके पास में बड़ा इन्वेस्ट करके आप काम कर सकते हैं तो ये फिर आपके लिए काम की चीज है, अन्यथा ये चीज आपके काम की नहीं है। इसमें क्या होगा कि एनपीसीएल मॉल इज द बिग फ्रेंचाइजी। एनपीसीएल मॉल है वो बड़ी फ्रेंचाइजी है। यू मस्ट नीड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एज पर लोकेशन। आपको जरूरत पड़ेगी लोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की, और लोकेशन के हिसाब से आपको इसमें डिपॉजिट भी लगेगी। ये मेगा फ्रेंचाइजी एनपीसीएल बाजार नाम से है। ठीक है, तो इस पर अगर ज्यादा चर्चा करनी है तो अंत में मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, उस कांटेक्ट नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट में देसी स्वाद रेस्टोरेंट, एक माँ के हाथ का स्वाद नाम से हमने एक देसी स्वाद रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइजी डेवलप की है, जिसमें ट्रेडिशनल फूड कि हम ट्रेनिंग देंगे आपको, ट्रेडिशनल फूड कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की सावधानी रखी रखी जा सकती है और किन किन प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें है। वो ये सारी ट्रेनिंग, ट्रेडिशनल कुकिंग की ट्रेनिंग दे करके, इसका सर्टिफिकेट दे करके फिर इस ये चीज की फ्रेंचाइजी देंगे, अन्यथा इस फ्रेंचाइजी को हम आपको नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाएंगे। चलिए, इसमें क्या होगा कि स्टार्ट योर रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी विथ एनपीसीएल। इसमें देसी स्वाद या आप ऐसे विष मुक्त भोजन के रेस्टोरेंट बना करके आप बहुत अच्छी जगह पर या सिटियों में या शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। और इसमें ट्रेडिशनल कुकिंग की से फ्रेंचाइजी होगी। उसके बाद में एक और इसमें फ्रेंचाइजी होगी, वो होगी मार्केटिंग की। मार्केटिंग की भी हम इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी हम आपको यहाँ ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी है वो हमने खत्म कर दी गई है, जो एनपीसीएल का मेंबर होना जरूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन एनपीसीएल की ट्रेनिंग होगी, और ये ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल कुकिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये इसमें है। उसके बाद में है क्वालिफिकेशन के बाद में सपोर्ट, आपको यहाँ भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइफ टाइम दिया जाएगा, अगर लाइफ टाइम आप हमारे साथ रहते हैं तो। नेक्स्ट में जो है इसके बाद है हमारा जो चैनल पार्टनर। ये हम हर डिस्ट्रिक्ट पर एक चैनल पार्टनर, यानी ये मैनेजमेंट का एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर जितने भी हमारे काम हो रहे हैं उन कामों को चैनल पार्टनर के रूप में आप हमारे साथ में रह करके मैनेज करेंगे, जिसमें आपको उस जिले के पार्टनर के रूप में हम आपको लेंगे। आपने जिस जिले को चुना है उस जिले के पार्टनर के रूप में आप हमारे साथ में आओगे। तो ये क्या हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी पार्टनर है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कंट्रोल हेड हो गए आप। स्टार्ट योर बिजनेस विथ एनपीसीएल है चैनल पार्टनर, आप चैनल पार्टनर बन करके काम कर सकते हैं। और ट्रेनिंग आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ट्रेन किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेडिशनल, डिजिटल एंड एफिलिएट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप जनरेशन, ये सारी चीजों में आपको ट्रेंड करके फिर ये जो चैनल पार्टनरशिप आपको दी जाएगी। ऑल अबाउट बिजनेस रिक्वायर मतलब बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उन सारी चीजों की हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी मेंबर होना जरूरी नहीं है, और क्वालिफिकेशन जो है वो यही ट्रेनिंग आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसके ज्यादा क्वालिफिकेशन की हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे। ठीक है, आपसे हमारी ओर से कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया नहीं है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहाँ भी रहेगा। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा कि टू डेवलपमेंट एनपीसीएल डिजिटल फ्रेंचाइजी स्टोर एनपीसीएल बाजार एंड प्रोवाइड देम हैंड होल्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस ग्रोइंग सपोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आपको क्या करना होगा, आपको इन सारी चीजों को अपने जिले में कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कंट्रोल क्या करना पड़ेगा, आपको आपको जवाबदारी ये रहेगी कि आप एनपीसीएल के जितने भी फ्रेंचाइजी है, एनपीसीएल के जितने भी डिजिटल फ्रेंचाइजी है, आपके जिले के जितने भी स्टोर है, जितने भी एनपीसीएल के बाजार है, और जितने भी आपके यहाँ देसी स्वाद के रेस्टोरेंट है, उन सबको क्या करना होगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपकी ओर से भी देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपके सेंटर से होगी, हमारे सपोर्ट से होगी, आपके सेंटर से होगी। और उसके अलावा बिजनेस ग्रोथ के सपोर्ट भी आपको यहाँ से करने होंगे। तो ये सारी चीजें आपके जिम में आती है, और इन कामों को करके आपको
अपना काम करना है, इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। तो ये 5 प्रकार की हमारी जो फ्रेंचाइजी है, इन 5 फ्रेंचाइजियों को दे करके हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था दे रहे हैं। चलिए, उसके बाद में उद्यमी पाठशाला, यानी हमारे प्रशिक्षण क्या है। तो प्रशिक्षण पर फटाफट नजर डाल करके इसको पूरा करते हैं कि रेफरल प्रोग्राम है, जो फ्रेंच इसमें भी है रेफरल प्रोग्राम, जिसमें आप अगर किसी और को अगर रेफर करते हैं तो भी आपको इसमें अर्न हो सकता है। तो वो है रेफरल रेफरल प्रोग्राम। उसके बाद में एनपीसीएल प्रोफेसर्स, यानी कि आपने अगर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आप किसी और को प्रोग्राम ज्वाइन करवाओगे तो उसके बदले में आपको कुछ इनकम दी जाएगी, आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। ये रेफरल प्रोग्राम है हमारे उसमें। उसके बाद में प्रोफेसर, अगर आप हमारे प्रोफेसर बन करके हमारे साथ में आ सकते हैं तो भी आपको अर्निंग मिल सकती है, यानी कि आपको रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। और यहाँ रेफरल प्रोग्राम से भी रोजगार मिल सकता है, यानी कि अगर आप हमारे साथ में आकर के पार्ट टाइम भी काम करें, फुल टाइम काम करें, तो आपको अर्निंग हो सकती है। उसके बाद में प्रोफेसर बन करके रोजगार। तीसरा जो है वो स्वास्थ्य कथा आचार्य, हम अलग अलग जगह पर हमारे स्वास्थ्य कथा आचार्य नियुक्त करेंगे। उसमें आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य कथा आचार्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं आपको एक्स्ट्रा चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि स्टार्ट एज स्वास्थ्य कथा आचार्य विथ एनपीसीएल, और ट्रेनिंग ऑल एनपीसीएल कोर्स एंड एडवांस और एडवांस ट्रेनिंग। ये इसमें ट्रेनिंग में क्या होगा, पूरे एनपीसीएल के कोर्सेज और एडवांस ट्रेनिंग होगी स्वास्थ्य कथा कोर्स की। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी है, अगर आपने बीएमएस किया है तो आप एलिजिबल होंगे, या आयुर्वेद की कोई भी डिप्लोमा की डिग्री भी है तो भी आप इसमें हो सकते हैं। उसके अलावा मास्टर डिप्लोमा एंड मास्टर कोई डिग्री है तो भी आप हमारे साथ में आ सकते हैं। या फिर हमारी एक अलग से जो एनपीसीएल के लिए एक अलग से कोर्स है, वो करके भी आप हमारे स्वास्थ्य कथा के आचार्य बन सकते हैं और अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या होगा, लिटरेट इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से आपको आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में सपोर्ट में क्या होगा, टीम, सीपी एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट। आपको टीम का भी सपोर्ट रहेगा और चैनल पार्टनर का भी सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट हम अगर ये बात करें तो ये सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। चलिए, ये वाली चीजें अवेलेबल नहीं है। अब चलिए, आपने इतने समय तक बैठ करके मेरी इस बातों को सुना, समझा, और इन सारी चीजों को समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन चीजों को सुने और अगर आपका कोई भी प्रकार का सवाल है, आपका किसी भी प्रकार का सवाल है, तो मैं आपको यहाँ एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। मैं यहाँ आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी, उस पे कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल करने से क्या होता है कि हम आपको समय पर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल हो जाते हैं हमारे पास। इसलिए हम आपको निवेदन ये करेंगे कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, और इस मैसेज के माध्यम से आप हमें सवाल पूछिए। जरूरत लगेगी तो हमारी ओर से आपको कॉल आ जाएगा, हमारी ओर से कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नंबर है 70 43 50, फिर 50 और फिर 51। बहुत सिंपल याद रहने जैसे नंबर है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लेना। और ये नंबर है 70 43 50 50 51, और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये हमारे नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर है। तो ओनली व्हाट्सएप में इसमें लिख देता हूँ, हालांकि ये यूनिट्स ऑफ एनपीसीएल के साथ। चलिए, कोई इशू नहीं है, मैं इसको ठीक कर लूंगा। अभी आपके लिए ये मैंने ओपन कर रखे, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद एक बार फिर आपसे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, वंदे मातरम। आज इस काम को हम स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, चलिए अभी अभी अगर किसी का सवाल है तो आप चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो।
नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ करना नहीं चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। चलिए, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फिर से।